नमस्कार, मैं हूं ए के अरुण और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। दोस्तों, हम लोग देश की सेहत की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप सभी के सेहत की बात है। देश की सेहत का मतलब देश के लोगों की सेहत और उनसे जुड़े सरोकार होते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जन स्वास्थ्य के हर उस मुद्दे को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करूं, जिससे एक एक व्यक्ति के सवाल जुड़े हैं। पिछले 5-6 महीनों से कोरोना वायरस संक्रमण का दौर चल रहा है। पिछले 3 या 4 महीनों की अगर हम बात करें तो उसमें भारत ने बहुत कुछ खोया है और बहुत नए किस्म के अनुभव लिए हैं। लेकिन मेरा मानना है, एक चिकित्सक के नाते, एक चिकित्सा से जुड़े चिकित्सा कर्मी होने के नाते, जन स्वास्थ्य के कार्यकर्ता होने के नाते, कि कोरोना वायरस संक्रमण के बाद ये जो महामारी है, उसके बाद तनाव की महामारी, चिंता की महामारी, अवसाद की महामारी हमारे सामने खड़ी होने वाली है। इसलिए इस देश के चिकित्सकों, समाज वैज्ञानिकों और जितने भी ऐसे लोग हैं जो मानवता को प्यार करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले किसी कार्यक्रम में मैंने आपसे जिक्र किया था कि अचानक लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ी आबादी, लगभग 35 से 40% आबादी सदमे में, तनाव में चली गई थी। लेकिन धीरे धीरे वो क्षणिक तनाव के रूप में सामने आया था। बाद में अब जब 2.5 महीने का लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म हुआ और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद से ये चीज़ें उभर के सामने आने लगी कि जो लॉकडाउन के दौरान हालात उत्पन्न हुए थे, उससे उबरने में अभी महीनों लगेंगे। कई लोग तो कहते हैं कि पूरा 2020 निकल जाएगा और अगले साल हम कुछ बेहतर की उम्मीद करें। बहरहाल, तनाव तो सब जगह है। भारत चीन सीमा पर तनाव है, देश के अंदर तनाव है, एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच में तनाव है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच तनाव है। ये सब के सब तनाव मुसीबत ही पैदा कर रहे हैं। आज मैं आपसे तनाव की बात करूंगा, लेकिन उसके साथ में कुछ उन पहलुओं की भी चर्चा करूंगा जिसको समय रहते व्यक्तिगत स्तर पर या समाज के स्तर पर टाला जा सकता है, और अगर उसको हमने समय रहते कंट्रोल कर लिया तो जो तनाव की महामारी का जिक्र मैं कर रहा हूँ, जो अगले 1-2 महीने में मुझे दिख रहा है कि लोगों के, व्यक्तियों के घरों में घुसेगा, उससे बचा जा सकता है। वायरस की का जो संक्रमण है, यानी कि कोविड-19 का जो पूरा कहर है, उसके बारे में जिस तरह से जानकारियां सामने आई हैं, लोगों ने एहतियात बरतने शुरू किए हैं और स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है। लेकिन तनाव एक ऐसा मसला है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं। लोगों को लगता है कि ये व्यक्तिगत मामला है, इसलिए एक व्यक्ति के तनाव को दूसरा व्यक्ति उस गंभीरता से नहीं लेता जिस गंभीरता से वह तनावग्रस्त व्यक्ति उसको झेल रहा होता है। इसलिए दिक्कत होती है। हमारे अंदर, हमारे समाज में मानसिक व्याधियों को कंट्रोल करने या मानसिक व्याधियों को गंभीर समझने की परंपरा भी नहीं है। यही वजह है कि हम किसी भी व्यक्ति की मानसिक परेशानी को उसका व्यक्तिगत मसला मानकर उसी के भरोसे छोड़ देते हैं, और अंततः वह व्यक्ति इतना टूट जाता है कि वह अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेता है। और यह प्रक्रिया हर उस समाज में देखी जा सकती है जो समाज या तो विकसित है या विकासशील है, या अल्प विकसित समाज में भी आज तनाव की वजह से आत्महत्याओं के आंकड़े देखे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पूरी बात को ठीक से हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, हमारे दोस्त समझ लें, ताकि हम किसी भी अनहोनी को समय रहते रोक सकें और लोगों की ज़िंदगी बचा सकें। एक प्रवृत्ति और देखी जा रही है। ये जो लॉकडाउन का पूरा दौर था, इस पूरी दौर में
लोग घरों में थे, लोगों के पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे और लोगों ने ज़्यादातर अपना समय टेलीविज़न के सामने बिताया। टेलीविज़न के सामने जिस तरह के कार्यक्रम उन्होंने देखे, उनमें जो अधिकांश न्यूज़ चैनल हैं जिसमें उनके चीखने वाले एंकर्स, चिल्लाने वाले एंकर्स, तनाव पैदा करने वाले एंकर्स, ऐसे एंकरों को देख देख कर लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ा। ऐसा कोई अध्ययन तो अभी सामने नहीं है मेरे, लेकिन एक छोटा सा सर्वे जो हमने अपने क्लिनिक के मरीजों के बीच में किया, उससे जो मुझे जानकारी मिली, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। वो जानकारी ये कि छोटे छोटे बच्चे चिल्लाने लगे हैं, घरों में चिल्लाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। आप सोच सकते हैं कि दिन रात आपके साथ रहने वाला मीडिया आपके जीवन पर कितना असर डालता है। इसलिए हम लोगों को ये भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को काउंसलिंग के माध्यम से उनसे बातचीत करके उनको ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि ये जो टेलीविज़न के हमारे जो सो कॉल्ड चिल्लाने वाले एंकर्स हैं, ये हमारा भला नहीं कर रहे और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेलीविज़न की आमदनी बढ़ा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं और उसके लिए वो ये सब करतब करते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, तनाव क्या है? अगर चिकित्सीय भाषा में इसको आप समझना चाहते हैं तो एक दो लाइन में मैं आपको समझा सकता हूँ। दरअसल यह एक शरीर की ऐसी अवस्था है जिसमें रासायनिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। शरीर में मानसिक रूप से बेचैनी के साथ एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि व्यक्ति झल्लाने लगता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति चिल्लाने लगता है, व्यक्ति को अपने सामान्य सारी गतिविधियों में एक्सेलरेशन, उसमें एक अजीब किस्म का बढ़ाव मिलता है। इसको जो हमारे चिकित्सा विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं और ख़ास करके जो जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं हैंस सैले, वो इसको एक दैहिक मामला कहते हैं। वो कहते हैं कि तनाव जो है वो किसी व्यक्ति का निजी मामला है। ये उनका चिकित्सीय दृष्टिकोण है। उसकी वजह वो कहते हैं कि एड्रेनलिन जो हमारे शरीर में ग्रंथि है, एड्रेनलिन में सक्रियता बढ़ जाती है, उसका स्राव बढ़ जाता है और व्यक्ति के अंदर तनाव घर कर जाता है। ये एक बहुत ही सहज रूप से तनाव का चिकित्सीय पक्ष मैंने आपके सामने रखा। लेकिन आजकल जो तनाव है वो एक सामाजिक तनाव है, वो एक राजनीतिक तनाव है। वह तनाव व्यक्ति को शासन के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो नई नीतियां बनाई जा रही हैं या उसकी वजह से जो व्यक्ति के जीवन पर असर पड़ रहा है, उसकी वजह से जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, आज हम उसकी बात करेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे कि जब व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता है, जब व्यक्ति खाली होता है, जब व्यक्ति रोजगार से दूर होता है, तो तनाव में होता है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारियां होती हैं और उन जिम्मेवारियों को पूरा करने में वो सक्षम नहीं होता। ऐसे में व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है। ये एक प्रवृत्ति है जिसको हम लोगों ने बहुत शिद्दत से देखा है कि व्यक्ति अगर खाली है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, फिर भी वो नशा का आदी हो जाता है। अब उसके लिए वो पैसे कहाँ से लाता है? उसके लिए हर तरह के गलत काम करता है, चोरी करता है, दोस्तों से उधार लेता है, लेकिन वो नशा करने लगता है और उस नशे की परिणति यह होती है कि व्यक्ति अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। इसके कई सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे। व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, गुस्सा, कभी कभी वो गुम रहता है, निजी तौर पर, सार्वजनिक तौर पर वो गुम दिखेगा, लेकिन अपने परिवार वालों के साथ, अपने जानने वालों के साथ वो बहुत गुस्सा करता है, शोर मचाता है, झगड़ा करता है। और ये सारी चीज़ें भारतीय समाज में, खास करके उन परिवारों में जो पिछले 2-3 महीने में अपने आर्थिक साधनों से दूर हुए हैं या जिनके आय के साधन घटे हैं, उनमें ये प्रवृत्ति देखी जा रही है। अभी इतनी जल्दी ऐसा कोई सर्वे तो नहीं है, लेकिन यह चीज़ हम लोगों ने देखा है। विगत वर्षों का अगर हम आंकड़ा आपके सामने रखें, इधर हाल फिलहाल में तो आंकड़े बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। सरकार ने आंकड़ों के सारे संस्थाओं को एक तरह से डिस्टर्ब कर दिया है, इसलिए मैं कोई बहुत ताज़ा आंकड़े आपके सामने नहीं रख सकता। लेकिन पिछले साल का आंकड़ा है कि लगभग 15 लाख लोगों ने आत्महत्या की थी
और ये आंकड़ा वैश्विक स्तर का है, यानी कि दुनिया में, और उसकी वजह तनाव थी। भारत में प्रत्येक घंटे कोई ना कोई एक व्यक्ति आत्महत्या करता है और प्रत्येक 10 मिनट पर कोई ना कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है। इस आत्महत्या के पीछे वही तनाव है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। वो तनाव राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, कभी कभी सांस्कृतिक सांप्रदायिक तनाव भी हो सकता है। और ये सारे जो मैं आपके सामने बातें रख रहा हूँ, उन सारे माध्यमों से होने वाले तनाव की वजह से आत्महत्या के कई ऐसे केस, कई ऐसे मामले हम अखबारों में रोज़ाना देख सकते हैं। या आप एक महीने के अखबार में आत्महत्याओं की खबरों को देखेंगे तो उनमें व्यक्तिगत कारणों के अलावे इन सभी कारणों से होने वाली आत्महत्याओं का जिक्र ज़्यादा है। पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस संक्रमण से संक्रमित लोगों के आत्महत्या की भी खबरें हमने पढ़ी है और हमारे पास उसकी कतरन भी है अखबार की। आप सोच सकते हैं कि व्यक्ति उस बीमारी की दहशत, उस बीमारी के डर से आत्महत्या को प्रवृत्त हुआ है। तो ये सारे जो फलक हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अगर ये चुनौती के रूप में हमारे सामने आएंगे तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके समाधान की तरफ हमें जाना चाहिए। हाल फिलहाल का एक आंकड़ा है कि ब्रिटिश अल्जाइमर एसोसिएशन ने लगभग 1300 लोगों पर एक अध्ययन किया और वो अध्ययन चौंकाने वाला है। उस अध्ययन में उन्होंने पाया कि लोगों में अचानक से चिड़चिड़ापन बढ़ा है। यह चिड़चिड़ापन इस बात की वजह से था कि व्यक्ति तनाव के जितने भी कारण थे उन सब कारणों से गुजर रहा था। डॉक्टर डाउ ब्राउन ने यह अध्ययन किया था और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से दूसरे न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिजीजेस होने लगे हैं और बाद में चल के व्यक्ति अस्थायी रूप से उस न्यूरो डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाता है। ऐसे ही कई अध्ययन हुए हैं। समय के अभाव में मैं उन सभी अध्ययनों को तो नहीं रख पाऊंगा, लेकिन मैं बता सकता हूं कि कोरोना संक्रमण के दौर में सरकार के अचानक लॉकडाउन के जो निर्णय थे उसकी वजह से अपने देश में 30 से 37% आबादी तनाव के दौर से गुजरने लगी और उनके सामने ज़िंदगी की अनिश्चितता ने उनको परेशान कर दिया। काफ़ी लोग अवसाद में गए, काफ़ी लोग चिड़चिड़ापन के शिकार हुए, उनके परिवारों से शिकायतें हम लोगों को मिली। भारत में एक जो बहुत ताज़ा तरीन अध्ययन है वह चेन्नई के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का। वहाँ की निदेशक डॉक्टर आर पूर्णा चंद्रिका ने बताया कि उनको एक महीने में करीब 3632 कॉल मिले। उनमें से 2600 कॉल उन व्यक्तियों के थे जो अचानक लॉकडाउन की वजह से तनाव में थे और वो परेशान थे, उनके अंदर जीने का उत्साह खत्म हो गया था। उनमें से कुछ लोग तो आत्महत्या की बात कर रहे थे। तो ये सारे जो मामले हैं, इन सब मामलों को हमें गौर से देखना होगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि आने वाले समय में ये एक चुनौती के रूप में होगी और जितने भी स्वास्थ्य चिकित्सा से जुड़े लोग हैं, समाज में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो मानवता के लिए काम करते हैं, उनके सामने चुनौती आएगी। और अगर हम पहले से सचेत रहे तो हम इस चुनौती का ठीक से मुकाबला कर सकते हैं। एक छोटा सा अध्ययन का जिक्र करके मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूँगा। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर माथियास नारेनवर्ग का एक अध्ययन है। प्रोफेसर नारेनवर्ग कहते हैं कि लगातार तनाव में रहने की वजह से हमारे शरीर में श्वेत रक्त कण बढ़ जाते हैं, यानी कि WBC का काउंट बढ़ जाता है और WBC के इस काउंट के बढ़ने की वजह से जो रक्त प्रवाह है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। कई जगह खून के थक्के जम जाते हैं और उन थक्कों की वजह से हृदयघात के लक्षण आ सकते हैं। व्यक्ति को मस्तिष्क घात भी हो सकता है। डॉक्टर नारेनवर्ग कहते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाएं इन्फेक्शन और उपचार के लिए जरूरी हैं, लेकिन यदि वे ज़्यादा मात्रा में कहीं जमा हो जाएं तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं और ये ब्लॉकेज तनाव की वजह से अगर श्वेत रक्त कणिकाओं का बढ़ना होता है तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। डॉक्टर नारेनवर्ग ने यह अध्ययन किसी एक अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करने वाले 29 चिकित्सकों को मिलाकर किया और उनका अध्ययन
आया कि अगर व्यक्ति तनाव में काम करेगा तो उसमें स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बहरहाल तनाव बहुत खतरनाक है। जितनी भी सरकार की नीतियां हैं, सरकार ने जो हाल फिलहाल में निर्णय लिए हैं, चाहे वो नोटबंदी हो या जीएसटी का मामला हो या व्यापारियों के लिए तमाम तरह की मुसीबतें खड़ी हुई हो, उन सब से लोगों में तनाव बढ़ा है। आमदनी, काम और व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता, अगर ये सब प्रभावित हो तो उसके तनाव बढ़ता है, और ये तनाव व्यक्ति से लेकर समाज, समाज से लेकर राष्ट्र तक रिफ्लेक्ट होता है। क्या हम ऐसी कुछ कोशिश कर सकते हैं जिससे कि व्यक्ति के तनाव को हम कम कर सकें? क्या हम ऐसी कोई नीतियां बना सकते हैं? सरकार के स्तर पर सरकार को ये सोचना चाहिए कि व्यक्ति कम से कम अपने जीवन के बुनियादी ज़रूरतों के लिए निश्चिंत रहे, उसको ये आशंका न रहे कि उसकी रोटी कैसे चलेगी, उसके घर वाले खाना कहाँ से खाएंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उनकी घर में जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं दैनिक जीवन की वो कैसे पूरी होंगी। इन सब बातों को हमें एड्रेस करना होगा। अगर सरकार नहीं करती है तो व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह को, समाज को एड्रेस करना होगा। अगर समाज ने ये सब नहीं किया तो मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया कि वो आशंका मुझे दिख रही है कि कोरोना वायरस संक्रमण जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे लोगों में तनाव की प्रवृत्ति बढ़ेगी, अवसाद बढ़ेगा और व्यक्ति एक नए किस्म की समस्या से रूबरू होगा। हम अपने समाज को यदि तनाव, डिप्रेशन और आत्महत्या के इस जाल से बचाना चाहते हैं तो अभी से हमें कमर कसनी होगी। हमें व्यक्तियों के समूह में जाकर उनकी काउंसलिंग करनी होगी, उनके समस्याओं को सुनना होगा और उसके सामूहिक समाधान की बात करनी होगी। आज इतना ही। अगले हफ्ते मैं अपने कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ में ऐसे ही दूसरे जन महत्व के विषय के साथ आपसे रूबरू होऊंगा, आपसे बातें करूंगा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि हम समाज को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।